हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे होने चाहिए, अच्छे ही होंगे आप लोग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिक्स पार्ट 8 को हम डिस्कस करेंगे। और आपको बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो है रिलेटेड टू एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं, एनटीपीसी में अधिकतर फिजिक्स साइंस के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर बड़ा गौर कीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन अधिकतर फंसते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। आप हर क्वेश्चन को देखिए बारीकी से और समझिएगा। और आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे एनटीपीसी के ही रिगार्डिंग हैं। रेलवे एनटीपीसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन बात कर रहे हैं तो प्लीज़ गौर देखिएगा, वॉच करिएगा ढंग से वीडियो को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि धारावाहिक तार कैसा होता है। धारावाहक तार कैसा होता है। तो उसने बोला है धारावाहिक तार कैसा होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक आवेशित होता है या न्यूट्रल होता है या धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित होता है। तो आपको मैं बताऊं, धारावाहिक तार की जो प्रकृति होती है वो न्यूट्रल होती है। क्योंकि होता क्यों ऐसा? क्योंकि धारावाहिक तार में इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लगातार चलते ही रहते हैं। इसी वजह से धारावाहिक तार की जो प्रकृति होती है वो इस तरह की होती है, न्यूट्रल होती है। और धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। जब धारा जहाँ समाप्त होगी तो उसके आवेश भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो धारावाहिक तार की प्रकृति न्यूट्रल होती है क्योंकि धारावाहिक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। ठीक है? और धारा की समाप्ति के साथ ही आवेश भी समाप्त हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा सी। हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा न्यूट्रल। आंसर क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए इधर बात को देरी ध्यान से सुना करिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या आंसर क्वेश्चन है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संकलन कहलाती है, संयोजन कहलाती है, आसंजन कहलाती है या श्रृंखला बंधन। ये श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा। अब लेकिन आंसर देखेंगे इसमें है क्या। देखो, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है हमेशा श्रृंखला बंधन होती है। श्रृंखला बंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है। और जब किसी एक तार को पॉजिटिव ऑपरेटर का प्रयोग करके दूसरे तार में जोड़ते हैं तो जो संकलक है वो एक नई स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है? तो जो दोनों स्ट्रिंगों के जोड़ने से बनती है, स्ट्रिंग बोले तो तारों के जोड़ने से बनती है। और इन तारों को चरों को जोड़ने के लिए प्लस बराबर, ठीक है, ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। ये आप सब जानते हैं। ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल लें हम, जैसे कि स्ट्रिंग str ले लिया हमने, स्ट्रिंग ले लिया str। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू, इसमें जो यूज होता है वो प्लस और इक्वल यूज होता है। ठीक है ना? अब हमने इक्वल लगा दिया, इसको कैसे लिखेंगे एक बार फिर से बता देता हूं। इसमें जो यूज होता है प्लस और प्लस इक्वल यूज होता है, ये यूज होता है। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको। जैसे कि हमने स्ट्रिंग, एक एग्जाम्पल है स्ट्रिंग बोले तो str हमने, ठीक है ना, स्ट्रिंग str इक्वल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ठीक है? हमने बोला हेलो। ठीक है? प्लस हम लिखेंगे उसके आगे यूजर नेम। ठीक है? प्लस क्लोज कर दिया। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को यहां पे हम क्लोज करके फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है ना? फिर हम क्या करेंगे, सॉरी, यहां से स्टार्ट कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर करेंगे टुडे प्लस इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है ना? फिर डेट को मेंशन करेंगे, डेट, एक मिनट,
फिर से देखते हैं क्यों कैंसिल हो गया। जैसे कि हमने दिया स्ट्रिंग str, ठीक है, इक्वल इनवर्ट कॉमा स्टार्ट हेलो फिर इनवर्टेड कॉमा प्लस यूजर नेम प्लस इन्वर्टेड कॉमा प्लस टुडे प्लस इन्वर्टेड कॉमा डेट इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप देन हेलो जैसे हेलो मोहन, कोई नाम दे दिया मैंने मोहन या सोहन, हेलो मोहन कॉमा टुडे इज, हमने को डेट मेंशन कर दी, जैसे आज की डेट क्या है आपकी एंड 4/07/2020। तो इस तरीके से इसमें मतलब 2020 इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल देकर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, मतलब जोड़ने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, प्लस प्लस इक्वल, तो इस तरीके हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हेलो देते हैं, फिर यूज़र नेम मेंशन करेंगे, तो हेलो दिया, यूज़र नेम मोहन, फिर देन टुडे इज़ द डेट, तो हम क्या लिखेंगे टुडे इज़ दिस डेट। तो ये मेरे एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। इस तरीके से हम हमारी जो प्रक्रिया होती है उसी तरीके से होती है, जिसे कहते हैं श्रृंखला बंधन प्रक्रिया। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है। ये द्योतक नहीं, घोतक है। प्रतिरोध रंग कोड में किसका घोतक है। प्रतिरोध रंग कोड में जो आपने देखा है चौथा बैंड जो होता है, ठीक है, चौथा बैंड इसे कहते हैं सहायता स्तर, सहायता स्तर का घोतक होता है। ऑप्शन बी, सहायता और स्तर का घोतक होता है। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा इसका, याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में एक बार पूछा भी गया है। प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा जाए तो इन भागों को समांतर, ठीक है, जोड़ा गया तो संयोजक का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये पूछा, आंसर क्या होगा, एन आर होगा, आर अपॉन एन होगा, या एन अपॉन आर होगा, या आर अपॉन एन स्क्वायर होगा। हमारा आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है प्रतिरोध आर से इसको करते हैं, इसकी इकाई ओम होती है। अब ये बताओ, प्रतिरोध आर है, इसको एन बराबर भागों में काटा गया है, तो प्रत्येक टुकड़े को, अब देखते हैं, जब आर प्रतिरोध को एन बराबर भागों में बांटेगा तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। पहली बात देखते हैं, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले बात तो ये हमें देखनी है कि प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, तो वही होगा। अब देखो, आर को एन बराबर भागों में काटा गया तो क्या होगा, आर अपॉन एन। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध यही होगा। अब समांतर क्रम में, आप सबको पता है कि समांतर क्रम में आपने कैसे लगाते हैं, आपने पढ़ रखा है ये, देन 10th में भी ये थोड़ा सा, लेकिन 12th में जाकर के बहुत बड़ा ये चैप्टर है विद्युत, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे इजी लगता था हम लोगों को। तो समांतर क्रम में इसको कैसे लगाते हैं, पहले उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम लोग क्या करते थे समांतर क्रम में लगाने के लिए, जैसे कि 1 अपॉन, हमने ले लिया इसको आर डैश बराबर 1 अपॉन, ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 अपॉन आर अपॉन 1 एन, भाई एक प्रत्येक टुकड़े का यही है, फिर प्लस 1 अपॉन आर अपॉन एन प्लस 1 अपॉन आर अपॉन एन। तो ये प्रक्रिया कितनी बार चलेगी, एन बार चलेगी, एन टाइम्स, कितनी बार, एन बार चलेगी। ये भाई इसी तरीके से लगाते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं जब, ठीक है ना। अब इसके आगे पहले इतना नोट करिए, तब हम बताते हैं आपको। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, देखिए इधर,
इसको हम अब हमने इसको क्या लिख लिया, 1/r डैश इक्वल टू n/r प्लस n/r प्लस n/r डॉट 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 कितनी बार, n बार। ठीक है ना, ये n बार हो गया। अब इसमें हम 1/r डैश बराबर 1/r कॉमन ले लें। जब 1/r कॉमन ले लेंगे तो n प्लस n डॉट 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 कितनी बार, n बार, मतलब n टाइम्स ले लिया इसको। ठीक है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जब n टाइम्स है तो n इंटू n, तो 1/r1 बराबर, जब ये कोई टर्म n टाइम्स प्लस हो रही है तो n, जैसे कोई 2 है 3 बार हो रहा है तो 2 को 3 बार गुणा करते 6 आएगा। तो जब ये n टाइम्स हो रहा है तो n इंटू n/r। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 1/r डैश बराबर n स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया। अब r डैश की वैल्यू चाहिए तो r डैश बराबर r अपॉन n स्क्वायर मेरा आंसर होगा। भाई r निकालेंगे, ये इधर चला गया, मतलब ये r डैश ये इधर चला गया और ये इधर आ गया तो अपॉन में आ जाएगी टर्म। तो r1 बराबर क्या होगा, मतलब r डैश बराबर r अपॉन n स्क्वायर के ये आंसर होगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, r अपॉन n स्क्वायर, डी मेरा आंसर होगा। भाई एक बात खुद बताओ, अगर 2 को मैं 3 बार जोड़ू, 2 2 2 2 तो 6 तो आएगा, 2 इंटू 3 कर दो सीधे। तो जब n बार आ रहा है तो n इंटू n को मैं n स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस वजह से मेरा आंसर क्या आएगा, 1/r1 बराबर r डैश बराबर n स्क्वायर अपॉन r। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r इधर चला गया, नीचे आ जाएगा, भाई इधर चला गया, ये अपॉन में आ गया, तो r अपॉन n स्क्वायर, दैट्स माई आंसर। ठीक है ना, तो r अपॉन n स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो हम बताएं आपको क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सामान्य जल जो होता है विद्युत धारा का सुचालक होता है। इसलिए यदि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन उसे कहते हैं हम, बिजली का झटका लगने से मौत। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है बिजली का झटका लगने से मौत। ठीक है ना, हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि उसे इलेक्ट्रोशियन हो सकता है, उससे इलेक्ट्रोशियन हो सकता है, मतलब उससे उसकी मौत हो सकती। मैंने क्या बताया, सामान्य जल जो होता है वो विद्युत धारा का सुचालक है। मैंने आपको बताया ये, यदि विद्युत धारा से लगी कोई, अगर लगी कोई आग है उसको बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, दैट मीन्स उस बंदे की मौत हो सकती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, ए इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, वो क्या है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जिंक है कि कॉपर है। तो तड़ित देखो, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है। जैसे कोई तड़ित चालक देखा होगा, उसकी चालक छड़ होती है जिसे वो ऊंचे जो इमारतें होती हैं, महल होते हैं बने हुए, ठीक है, कि आकाश विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। आपने देखा होगा बिल्डिंगों में। सामान्यतः अत्यधिक सुचालक धातु जैसे कॉपर का प्रयोग तड़ित चालक के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है, वो कॉपर है, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। जैसे कि यह ऑप्शन है फॉस्फर, प्रपट, छाया, छत, इलेक्ट्रॉन गन। तो वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है, वो गैस प्लाज्मा है। क्या है वो, गैस प्लाज्मा। क्योंकि सीआरटी है क्या, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसे कहते हैं हम कैथोड किरण नलिका, मतलब कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ये कहलाते, जिसे कहते हैं कैथोड किरण नलिका। यह एक क्या है,
एक निर्वात नलिका होती है। कैसी नलिका होती है? निर्वात नलिका होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन, एक फ्लोरोसेट पटल होता है और गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो जो हिस्सा नहीं है वो कौन सी है? गैस प्लाज्मा नहीं है, बाकी सब हिस्से हैं इसके। ठीक है ना? तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कैथोड रे ट्यूब जो होता है ये क्या होता है? एक निर्वात नलिका होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन और एक फ्लोरोसेंट पटल होता है और गैस प्लाज्मा यही एक ऐसा पार्ट है जो इसका हिस्सा, ये ऐसी चीज है जो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? देखो हमेशा याद रखना, पीएन संधि जो होती है वो दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। पीएन संधि होती है हमेशा किस रूप में कार्य करती है? दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा इजी है। अगला क्वेश्चन ये है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली जो वीडियो थी, पार्ट 7 जो था इस फिजिक्स में, मतलब विद्युत का जो पहला पार्ट था इसका, उसमें मैंने बताया था कि प्रतिरोध तार की जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तार का प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको सीधे बताया कि तार का जो प्रतिरोध होता है उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है, ना क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है, ना कि अनुपात होता है। अब देखो, तार की सामग्री पर निर्भर करता है, सही बात है। तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, सही बात है। ये बात सही नहीं है कि तार के अनुप्रस्थ काट के सीधे अनुपात में होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुपात में नहीं होता है। ठीक है ना? ताप में वृद्धि के साथ विद्युत तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर तार में मोटाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है। एक प्रकार का क्या है? ये अमीटर है। इसके द्वारा विद्युत धारा का पता लगाना एवं उसका मापन किया जाता है। किसका? विद्युत धारा का पता लगाना एवं मापन किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? विद्युत धारा। ये क्या एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर, एक प्रकार का कैसा एक अमीटर होता है, अमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायनमो एक यंत्र है जो वो क्या करता है? ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। देखो, डायनमो क्या है? एक तरीके से जो जनरेटर होता है उसका दूसरा नाम है डायनमो। ठीक है, ये एक ऐसा जनित्र है, एक ऐसा जनरेटर है जो कंप्यूटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। और डायनमो जैसी जनरेटर में घूर्णन गति होती है तो तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग उसके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। तो डायनमो कोई वो चीज है, डायनमो क्या, एक जनरेटर है एक तरह का। जैसे उसमें दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, या डायनमो में जो घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बिल्कुल सही बात है, यांत्रिक सब हर कोई जानता है ये तो। ठीक है जी। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़े आराम से करिए यार, मस्त रहिए, बेहतरीन, और आराम से देखते रहिए, खाते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, वो भी देखते रहिए। 100-2 काम एक साथ कर सकते हैं आप लोग।
प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण है। कैसे होता क्या है इसमें कि बैंड की चौड़ाई को, देखो बैंड, ये बैंड लिख गया, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण यही होता है, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। ठीक है, यह आपका आंसर ए होगा। क्या आंसर होगा इसका? पहला ऑप्शन होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बात करते हैं जी। बड़ा इजी है, बड़े आराम से हो रहा है जी। बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखो, बहुल मापी या फिर हम बहुल मापी को ये भी कह सकते हैं, मल्टीमीटर भी कह सकते हैं, मल्टीमीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, होता क्या है इसमें, क्या बात है कि जैसे कि विद्युत धारा, वोल्टता, प्रतिरोध के मापने के उपयोग में लाया जाता है ये मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सभी होंगे, धारा भी, वोल्टता, प्रतिरोध, तो मल्टीमीटर होता है इन सबको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर मेरा क्या होगा? डी मेरा आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि आपने एक बात तो देखी होगी कि सोलर सेल, जिसे फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? बड़ा इजी है, ये जो कार्य करती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन होगा मेरा बी, मेरा आंसर है। आंसर क्या होगा इसका? बी। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। क्या एसी मीटर मापते हैं? एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, जैसे माध्यमान या आरएमएस मान या शिखर मान या माध्य वर्ग मान। देखो, एसी परिपथों में एसी वोल्ट मीटर वोल्टेज या विद्युत धारा का आरएमएस मान, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? आरएमएस मान। आरएमएस की जो फुल फॉर्म होती है, मेरा आंसर भी होगा, जो आरएमएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट लिख दो फुल फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर, ये होती है उसकी फुल फॉर्म। रूट मीन स्क्वायर मान मतलब वैल्यू, तो आरएमएस की फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। वैल्यू को मापते हैं। ठीक है, क्या मान मापते हैं? एसी मीटर मापते हैं आरएमएस। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है? वो कूलाम है, सबको पता है ये बात। क्या है वो? कूलाम है, क्योंकि विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक है ना, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम सी टेट यूपी टेट में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है?
विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। यार किसी बताए, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के होता है। कितने वाट के? 746 वाट के होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति इकाई क्या होती है? वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। ठीक है, तो दिष्ट धारा में बदला जाता है तो किस में? जैसे ऑप्शन डायनमो द्वारा या ट्रांसफार्मर द्वारा, दोलक द्वारा, दिष्टकारी द्वारा। दिष्ट धारा बदला जाता है, दिष्टकारी द्वारा ही बदला जाता है। देखो, दिष्टधारी जिसे कहते हैं रेक्टिफायर, एक ऐसी युक्ति है, ऐसी प्रणाली है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करती है। और डीसी को एसी में बदलने की युक्ति को इन्वर्टर कहते हैं। अगर डीसी को डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदल दें तो उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? दिष्टकारी द्वारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या वास्तविक धारा? वो होती है प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें पता होगा जैसे कि इस तरह का हाथ है ना, इसमें हाथ के अंगूठे को तर्जनी, मध्यमा को तथा मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।